आपके पास अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी, बायोट-सावर्ट्स लॉ की। एम्पियर सर्किल लॉ इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, दिस इज द one second. Alternative form of Biot-Savart's law. इसी लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैथमेटिकली देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ACL लॉ, ACL की फुल फॉर्म क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। टोटल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड along a closed integral, एक मिनट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो इसको, ये होगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल, द लाइन integral of a magnetic field in closed path is equals to the mu naught times the total current inside the loop, जो मैंने लिखा है मैथमेटिकली, देखो ये लिखा हुआ है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equals to the mu naught times the total current in the closed loop। जैसे I1, I2, I3 इस तरीके से करंट है किसी क्लोज लूप में। ठीक है, तो इसके अंदर मान ले ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा, डॉट वाले को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, डॉट वाले करंट को क्या मानते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव, क्रॉस वाले को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। तो टोटल करंट क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3। ठीक है, जैसे गोज लॉ कहता है कि टोटल चार्ज अनक्लोज इन द लूप, जैसे आपका क्या था, गोज लॉ था, सिमिलरली। ठीक है, तो आपके पास ये कहता है कि टोटल करंट इनसाइड द लूप, टोटल करंट इनसाइड द लूप। ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। बनाया कैसे एम्पियर्स ने, उसने कहा मान ले एक कंडक्टर है, इससे करंट आउटसाइड जा रहा है, लूप से अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मान लिया। ठीक है, ये करंट, एक कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। आपको किसी पॉइंट P पर यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये लोग कहता है कि इस P पॉइंट के अराउंड सिमेट्री बना लो। सिमेट्री मतलब एक क्लोज लूप बना लो। क्या बना लो, एक क्लोज लूप बना लो। ठीक है, और वहां से क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसने कहा कि एक डीएल एलिमेंट मान लें, ये डीएल एलिमेंट, ये करंट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये आपके पास ऐसे का मतलब इनवर्ड है, प्लेन के अंदर है, करंट क्या है, अंदर है। तो करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपके सॉरी करंट बाहर होगा, आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, तो ये ऐसे क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो ये आपके पास बी है। ठीक है, तो कहता है कि इस क्लोज लूप के अंदर टोटल करंट जो भी है आपके पास इस लूप के अंदर,
is equals to the line integral of this magnetic field is equals to mu naught times the total current inside the loop. तो सिंपली एम्पियर्स ने कहा कि आपके पास मान ले एक से भी ज्यादा करंट हो सकते हैं, ये मान ले क्रॉस है, ये मान ले डॉट है, सब है, ठीक है। वो कहता है कि करंट सिमेट्रिकल, ये भी एक डीएल एलिमेंट मान लो, यहाँ कोई डीएल एलिमेंट, डीएल डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड डीएल के टेंजेंशियल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है इसकी, अभी कंडीशन लिखूंगी कि मैग्नेटिक इस लॉ के लगाने की कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए डीएल के, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन सब सिचुएशन में हम क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे मैंने गॉस लॉ में बताया था, गॉस लॉ जो है वैलिड तो हर जगह था लेकिन यूजफुल सिमेट्रिकल कंडीशन में था। इसी तरह एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड तो हर जगह, ग्रिफिथ की बुक ये कहती है आपको, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कंडीशन है, ये एनसीईआरटी में ये क्या लिखा हुआ है, कंडीशन है। लेकिन आपके पास ग्रिफिथ की बहुत हाई फॉरेन राइटर की बुक है, उसमें लिखी हुई है ये बातें कि आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड एवरीवेयर बट यूजफुल इन सम सिमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है, कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होनी चाहिए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल, और लॉन्ग इनफाइनाइट जब वायर होगी तभी आपके पास ये क्या होगा, ये आपका यूजफुल होगा। यूजफुल तो मतलब कि यूज तो हर जगह कर सकते हैं लेकिन यूजफुल एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। मतलब कि अगर हम दूसरी कंडीशन में यूज करेंगे तो ऐसा नहीं एम्पियर सर्किट लॉ को नहीं लगा सकते, लगा तो सकते हैं लेकिन वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी कम्प्लेक्स हो जाएगी, क्या फायदा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए तो बायोट की जगह आपका एम्पियर सर्किट लॉ आया, बायोट लॉ की जगह क्या है आपका एम्पियर सर्किट लॉ। बायोट्स के जहां पे हमने बायोट्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी है वहां पे हम सिंपली एम्पियर सर्किट लॉ को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा इजी तरीके से एसीएल से कर पाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से बायोट से कर पाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स में, इसलिए वहां पे क्या यूज करते हैं, एसीएल लॉ। फिलहाल के लिए इतना ही लिखे, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। जो मैंने थ्योरी में बोला उसको मैथमेटिकली समझाती हूँ कि ये लॉ क्या कहता है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है बायोट्स लॉ की। ये लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, क्लोज लूप में जो करंट होगा इनसाइड उसकी बात करता है। ये लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, वहां से क्लोज लूप बना लो सिमेट्रिकल, क्या बना लो, एक क्लोज लूप बना लो सिमेट्रिकल, और वहां से डीएल एलिमेंट कंसीडर करके क्या निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी से, देखो प्रूफ भी कर देते हैं इसका, जैसे तुमने बायोट में निकाला वहां से इसका प्रूफ कर देते हैं एक बार। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ हटा दो एक बार, नोट कर लिया सभी ने, 1 2 3 नोट कर लिया। आगे देखिए, प्रूफ देख लीजिए एम्पियर सर्किट लॉ का। आपने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्ट्रेट वायर, आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके, ये एक स्ट्रेट वायर थी, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर, ठीक है, इसके कारण मान ले किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ठीक है, तो वो कहते हैं ये क्लोज लूप बना लो, ठीक है, तो ये बना आपके पास क्लोज लूप, और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी, ये डीएल एलिमेंट भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, ठीक है, बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या बना आपका 0। बी और डीएल क्या है आपके, ये बी डीएल भी इधर ही है, ये डीएल एलिमेंट भी इधर ही है और बी भी इधर ही जा रही है, डीएल एलिमेंट भी इधर ही है, बी भी इधर ही जा रही है, डीएल एलिमेंट भी इधर ही है, सारे में एज इट इज। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या निकाली थी आप लोगों ने, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बायोट-सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है कि बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर आना चाहिए।
बी डॉट डी एल किसके बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट आई के। तो बी डॉट डी एल, बी डी एल, बी और डी एल के बीच में एंगल क्या है, थीटा क्या है, 0, थीटा क्या है 0। तो cos 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बना आपके पास बी डी एल, बी इंटू डी एल, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, b को बाहर निकलो, b कांस्टेंट है उस सर्कुलर लूप के लिए, dl की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बना b इंटू में l, l इस पूरी सरकमफ्रेंस की क्या हो सकती है, रेडियस r है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी ये, l को क्या लिख सकते हो 2 पाई r, तो b इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट वायर, आपने बायोट-सावर्त लॉ से निकाली थी कि b की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r इंटू 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। तो यहाँ क्या लेके चले थे, b डॉट dl, तो ये क्या लेके चले हुए हो आप लोग, b डॉट dl, b डॉट dl की वैल्यू अपने जब सोल्व करी तो किसके बराबर आ गई है, यहाँ से म्यू नॉट आई के बराबर। ये कब आई है, जब b या तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लूप, या आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाए 0। ये कंडीशन अभी लिखवाती हूँ मैं, अभी फिलहाल इतना देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए प्रूफ में कि आपने बायोट-सावर्त लॉ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के केस में। किसके केस में, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो आप b डॉट dl को लेके चले, ठीक है। तो आपके पास b dl, b और dl एक सेम डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे, तो थीटा क्या बन जाएगा 0, थीटा क्या बनेगा आपका 0। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, कभी कोई बच्चा कल वाले सर्कुलर लूप में कंफ्यूज हो जाए, मैडम आप तो कहते हैं dl और r, dl और r परपेंडिकुलर थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लूप से dl की बात कर रही थी और मैं r रेडियस की बात कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने, जैसे यहाँ से सर्कल है तो ये r रेडियस है, तो ये dl, तो dl और r तो वैसे ही परपेंडिकुलर ही होगी, अगर सेंटर से देखे तो सीधा सीधा समझ आता था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इसने कहा है कि dl एलिमेंट भी इधर ही होगा आपका और ये भी इधर ही होगा, थीटा 0, तो b इंटू एल, एल को सोल्व करा तो 2 पाई r। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पता है आपको, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, पुट करा तो b डॉट dl किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई के। एक बार नोट करिए इसको, फिर इसकी कंडीशन लिखते हैं, नोट कर लीजिए। लिख लिया, 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने। ये प्रूफ था सिंपली एम्पियर सर्किट लॉ का। अब कंडीशन लिख लीजिए, तुम्हारी एनसीईआरटी में कंडीशन लिखी हुई है कि कहाँ पे आप एम्पियर सर्किट लॉ को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन के अंडर ये यूजफुल होता है कि ये कंडीशन रहेंगी तो इजीली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, उसमें मैथमेटिकल इतना ऐड हो जाएगा कि उसको 2 साल तक ऐड सोल्व ही करते रहो। इसलिए मैंने कहा वैलिड तो हर जगह, लेकिन यूजफुल का मतलब क्या है कि इजीली जहां तक हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास लिख लीजिए, लिखिए एम्पियर सर्किट लॉ इज यूजफुल, ये पॉइंट लिख लीजिए, एम्पियर सर्किट लॉ इज यूजफुल। पहला है एम्पियर सर्किट लॉ इज यूजफुल, द एम्पियर सर्किट लॉ इज यूजफुल इफ B is tangential to DL element and non-zero और constant, non-zero और constant। मतलब कहता है कि ये लो कब यूजफुल है कि B जो है टेंजेंशियल हो किसके डीएल के, बी जो है टेंजेंशियल हो किसके डीएल के। मतलब देखो यहाँ से बी भी ऐसे ही जा रहा है और डीएल भी ऐसे ही जा रहा है,
ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बी की वैल्यू नॉन जीरो और क्या हो, कांस्टेंट हो। इस लूप में ये नहीं यहाँ बी चेंज हो रही है, यहाँ बी और चेंज हो रही है। इस पूरे लूप के अंदर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, सेम होगी पूरी लूप में, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन है बी इज, या फिर क्या हो, बी इज नॉर्मल टू द लेंथ, नॉर्मल टू द लेंथ, नॉर्मल टू द लेंथ। ये आपके पास बी है, देखो ये आपका बी है और ये वाया था, यहां से आप किसी पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस आर के बी क्या है, परपेंडिकुलर है। इस आर के बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। बी इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बी इज वेनिस, बी इज वेनिस या बी इज जीरो। बी की वैल्यू क्या हो आपकी, जीरो। बी की वैल्यू जीरो होगी तो बी डॉट डीएल उस सर्किट में इजीली सोल्व हो जाएगा, बराबर जीरो। तो वैल्यू के बी जीरो, तो आपके पास सारा सर्किट सोल्व होके क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो उस सिचुएशन में मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि बी जीरो है तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास चौथी कंडीशन क्या आती है इसके लिए कि दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर, फॉर दिस लॉ is useful for long infinite and symmetrical current distribution मैंने ये नहीं लिखा ये लॉ वैलिड होगा, मैंने लिखा दिस लॉ इज यूजफुल या दिस लॉ इज हाईली यूजफुल, दिस लॉ इज हाईली यूजफुल फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। आपके पास कंडक्टर का जब भी बात करेंगे तो कंडक्टर की किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट कंडक्टर की। किसकी बात करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ में इनफाइनाइट कंडक्टर की आपके पास, ठीक है। एक बात ये पॉइंट लिखिए, ये कंडीशन है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूजिंग द एसीएल लॉ, बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ एसीएल लॉ। अभी तक सिर्फ मैंने आपको इतना ही समझाया है, ज्यादा डीप में ना जाना चाहो कि एसीएल लॉ क्या होता है कि बी डॉट डीएल along a closed loop is equals to mu naught I inside, कि total charge inside the loop, total current inside the loop, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ आपका, ठीक है। फिर ये इसके कुछ हाईली यूजफुल, मतलब जहाँ ये यूजफुल है, इजिली यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को इजिली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तब हम ये कंडीशन हमें देखनी होगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तब भी हम हर जगह एसीएल को लगा सकते हैं, गॉस लॉ को लगा सकते हैं। गॉस लॉ में भी ये कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, पर सिमेट्रिकल कंडीशन में वो इजीली यूज कर सकते हैं उसको। इसी तरह ये भी हर जगह वैलिड होगा, बट सिमेट्रिकल कंडीशंस में हम प्रॉब्लम्स को इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये कंडीशन नोट करिए, फिर जो हमने एप्लीकेशन बायोट से पढ़ी थी उनको यहाँ से सोल्व करते हैं एक बार। एम्पियर सर्किट माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है। हमने मैग्नेटिक फील्ड उठ का लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर बायोट सर्किट लॉ की भी निकाली थी। देखो अगर कंडक्टर कैसा है, फाइनाइट, एक नोट पॉइंट लिख लो, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, बीएसएल का मतलब बायोट स्वार्ट्ज लॉ, शॉर्ट फॉर्म है ये। बीएसएल का मतलब बायोट स्वार्ट्ज लॉ, ठीक है। अगर फाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, अगर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, अगर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है
तो वहां पे हम BSL को भी यूज कर सकते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ, और वहां पे हम ACL को भी यूज कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम लोग BSL बायोट-सावर्ट्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं और ACL से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ कंडक्टर है तो वहां पे सिर्फ क्या लगा सकते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ACL लॉ की कंडीशन है कि इनफाइनाइट लॉन्ग सिमेट्रिकल कंडीशन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट लॉन्ग सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को इजीली यहाँ इन दोनों से सोल्व कर सकते हैं। फाइनाइट है तो इजीली प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग BSL से ही क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नोट करिए पॉइंट जल्दी से, फिर एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया? अच्छा, परवीन माइक ऑफ रखो बेटा। देखिए नेक्स्ट, मैम अभी नहीं हुआ, 1 मिनट। नोट हो गया सभी का? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ACL लॉ। क्या पढ़ेंगे अभी, एप्लीकेशन ऑफ ACL लॉ। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट, ड्यू टू लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, आपके पास ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इनफाइनाइट कंडक्टर है ये। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से एक सिमेट्री बना लो सर्कल की फॉर्म में। वहां पे क्या बना लो, एक सिमेट्री बना लो सर्कल की फॉर्म में। सिमेट्री बना ली, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से एक क्या बना लो, सिमेट्री बना लो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट P था, इस पॉइंट P पे क्या बना लिया आपने, सिमेट्री। ठीक है, अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट देखो अंदर है तब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट ऐसे बाहर आ रहा है आउटवर्ड, मतलब कि ये देखो प्लेन, उसका ओवरव्यू देखोगे ना ऊपर से ऐसे देखो, जैसे ये ऐसे बना, ये मेरे पास एक कड़ा है। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगी, ऊपर से ये कंडक्टर जा रहा है। ठीक है, तो या तो इस प्लेन के अंदर करंट जा रहा है या फिर बाहर जा रहा है, तो ये सिचुएशन हो सकती है, या तो करंट अंदर जा रहा है इस प्लेन के या फिर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल की फॉर्म में ऐसे दिखाई देगा और साइड व्यू से ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको साइड व्यू दिख रहा है, ऊपर से बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगा। ऊपर से जब देखोगे इसको, जैसे आप किसी कड़े को ऊपर से देखो, एक साइड से देखो। ठीक है, तो आपके पास ये करंट है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है डॉट की फॉर्म में। डॉट मतलब करंट प्लेन के आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास बुक्स में वो ऐसे दिखा देता है कि ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये वायर में करंट गया ऐसे और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सबसे पहले क्या बताया कि B जो है ये DL एलिमेंट, ये भी DL एलिमेंट, DL नंबर ऑफ DL एलिमेंट। ठीक है, तो ये मान लिया आपने DL एलिमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो DL और B दोनों एक साथ है। यहाँ पे B भी यही है और D भी यही है, तो यहाँ पे थीटा क्या बना आपका 0, ये DL एलिमेंट है और ये आपका B है, दोनों पैरेलल में है, इस पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में है। अरे ये देखो DL और यही B, तो B और DL एक साथ ही तो है
बीच में थीटा 90 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी वो कंडीशन देख लेंगे एक बार, ठीक है। फिलहाल जो है ये यहाँ पे थीटा 0 बी और डीएल के बीच 90 होगा, वो सोलेनॉइड का केस आएगा, बताऊंगी एक बार वहां पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, बी डी एल cos 0 बराबर म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रहा था इस वायर के अंदर, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब आपके बी का कांस्टेंट है थ्रू आउट द लूप, बी कैसी है, कांस्टेंट, बी कैसी होनी चाहिए थी, कांस्टेंट और नॉन जीरो, कांस्टेंट और नॉन जीरो। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट बी चेंज तो नहीं हो रही कि बी यहाँ कुछ हो रहा है, बी तो थ्रू आउट सर्कल में क्या है, सेम है, इसलिए बी को बाहर ले लो, इनटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, पूरी लूप का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर, पूरा सरकमफ्रेंस की रेडियस क्या आपकी आर, तो एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई आपकी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही निकाली थी बायट लॉ का यूज करके भी, बायट्स लॉ में यही करा था कि एक पॉइंट पी, यहाँ से एंगल थीटा 1, यहाँ से एंगल थीटा 2, ये मानना था, ठीक है। तो ये जनरल था, और इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कैसे हो गए थे, 90 डिग्री। इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कैसे हो गए थे आपके, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके भी यही निकाली थी, तो मैंने कहा था ये अल्टरनेटिव फॉर्म में, ठीक है। इससे हमने और इजीली सोल्व कर लिया कि इनफाइनाइट स्टेट वायर के कारण और इजी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ को लगाया मैंने सीधा सीधा, और ये क्या निकल के, मैग्नेटिक फील्ड द लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट वायर कंडक्ट, बीएसएल मतलब बायट-सावर्ट्स लॉ से भी निकाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इजीली निकल गया, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बीएसएल लॉ, बायट-सावर्ट्स लॉ। नोट करिए, इसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा, बोलिए एक बार, नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी जो मैं करवा रही हूँ ये इसकी एप्लीकेशन भी है, और तुम्हारी बुक्स में या एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैं इसको एप्लीकेशन में ही करवा देती हूँ, तो क्वेश्चन भी है, ये न्यूमेरिकल भी है। नेक्स्ट जो है आपका अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, लिख लिया सभी ने, नोट हो गया। यस मैम। नेक्स्ट देखिए अगला, मीटिंग ऑफ हो तो दोबारा कनेक्ट हो जाना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये आपके पास मान लिया एक सॉलिड सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा सा बना लो, ये क्वेश्चन भी है बुक में दे रखा है कि लेट अस कंसीडर सॉलिड सिलेंडर, द करंट आई इज फ्लो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, आउटसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, ये क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ से एक बार, तो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब वो अंदर से भरा हुआ है, ऐसा हमने उसमें भी पढ़ा था, किसके अंदर, एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो। जब आपके पास मैंने क्लोज लूप के लिए बात करी, नोट डाल के लिख लेना, मैंने कहा ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 I4 जो भी है, मान लिया ये डॉट है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो टोटल करंट I क्या लिखते थे आप लोग, I3 प्लस I4 माइनस I1 माइनस I2। डॉट वाले को आपको क्या मान लेते हो, पॉजिटिव, क्रॉस को क्या मान लेते हो आप लोग, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, मान लिया यहाँ पे कोई करंट होता I5 I6 I7, ऐसा
इनसाइड द लूप। तो यहाँ पे टोटल करंट इनसाइड द लूप जितना होगा उसके कारण म्यू नॉट आई लिखेंगे। ये मैंने लिखा म्यू इनसाइड, देखो मैंने थ्योरी में ही लिखा है यहाँ पे म्यू इनसाइड, ठीक है। तो ये जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों के कारण होगी? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बाहर है उसके कारण भी होगी और अंदर है उसके कारण भी होगी। लेकिन जो हम कंसीडर करेंगे ये करंट टोटल चार्ज जो देख लेते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल चार्ज की बात कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट लेंगे वो तो सिर्फ इनसाइड का लेंगे, यहाँ जो फॉर्मूले में करंट लेंगे वो तो सिर्फ इनसाइड का। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड के करंट के कारण होगी? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के करंट के कारण भी होगी और आउटसाइड के करंट के कारण भी होगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट के कारण होगी, इनसाइड के कारण भी और आउटसाइड के कारण। तो आप लिख सकते हो बी एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड करंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए एक बार। ये एक बार नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट के कारण होगी, इनसाइड और आउटसाइड। लेकिन जहां पे हम फॉर्मूले में जो करंट लेते हैं म्यू नॉट आई वो सिर्फ इनसाइड करंट कंसीडर करेंगे, आउटसाइड करंट का कोई रोल वहां पे नहीं होगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब वो अंदर से पूरा भरा होगा, पूरे में सारे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉलिड सिलेंडर में। इसी तरह यहाँ पे भी सॉलिड सिलेंडर में पूरे में करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं सिलेंडर को, अगर मैं टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखूंगी सिलेंडर को, तो मुझे कैसा दिखाई देगा? देखो एक बार, ये सिलेंडर है। जब आप इसको टॉप से देखोगे, देखो जैसे आप गॉसियन सरफेस में एक लूप मानते थे ना, गॉसियन लूप, इसी तरह एम्पियर सर्किटल लॉ में जैसे मैंने कहा ना एक सिमेट्रिकल लूप बना लो, इस लूप का नाम है एम्पियरियन लूप। जैसे आप गॉसियन लॉ में कहते थे गॉसियन लूप, इसी तरह का हाइपोथेटिकल लूप जो बताई थी कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से एक लूप बना लो, ठीक है। उस लूप का क्या नाम है? एम्पियरियन लूप, ठीक है। एम्पियर्स लॉ में उस लूप को क्या कहते हैं? एम्पियरियन लूप कहते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने की? कि उस लूप के अंदर करंट क्लोज होना चाहिए। करंट जैसे आपके पास उसके अंदर था गॉसियन में कि लूप के अंदर करंट, बोलो क्या पूछ रहे हो सचिन चौधरी, बोलो बेटा, ठीक है। तो आपके पास जैसे पीछे गॉसियन लॉ में था कि एक लूप के अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। जैसे स्फेरिकल सेल अंदर से खाली थी तो वहां पे इनसाइड का सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? स्फेरिकल सेल में जीरो, स्फेरिकल सेल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? जीरो, क्योंकि गॉसियन लूप के अंदर वहां पे कोई चार्ज नहीं होता था। इसीलिए यहाँ पे भी अगर एम्पियरियन लूप में करंट जीरो है, एम्पियरियन लूप में अगर यहाँ पे भी करंट क्या होगा? जीरो होगा, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। कंडीशन ये है कि एम्पियरियन लूप में करंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एम्पियरियन लूप के अंदर करंट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? एग्जिस्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? एम्पियरियन लूप। क्या बोल देते हैं? जैसे वहां पे गॉसियन लूप बोलते थे, यहाँ क्या बोल देते हैं? एम्पियरियन लूप, ठीक है बेटा। अब देखो ये सॉलिड सिलेंडर है पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो टॉप व्यू से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये सर्कल की फॉर्म में ऊपर से, कि सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा ना वो टॉप व्यू से। टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है। तो देखिए मान लिया आपके पास ये इसका एक्सिस था, मैं दोनों फिगर बना रही हूँ अलग अलग, ठीक है, दोनों से समझ में आ जाएगा, एक से नहीं आएगा। तो आपके पास ये मान लिया इसके अंदर ये पॉइंट है आपका एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने सिलेंडर के अंदर मान लिया आर रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस ये क्या है? मान लिया कैपिटल ए, ठीक है। तो आपके पास है आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, ठीक है। तो आपको किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड दिस लूप, इनसाइड द सिलेंडर। कहाँ निकालनी है? इनसाइड द सिलेंडर निकालनी।
ये आर रेडियस यहाँ तक, ये है पी पॉइंट जहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ से बात करूं तो ये आपके पास इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड अंदर कहीं यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, ये आपका सिलेंडर की बाउंड्री है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, करंट आपका डॉट में है, डॉट में मान लेती हूँ, मतलब आउटवर्ड है। ठीक है, डॉट मतलब करंट आउटवर्ड, करंट कैसा है, आउटवर्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। तो देखो ये एम्पीरियन लूप बनाई, ये क्या है आपके एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। ये आपका सिलेंडर का टॉप व्यू है, टॉप व्यू जो आप उसको ऊपर से देख रहे हो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। तो जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको निकाल के यहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है, अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू एसीएल, अकॉर्डिंग टू एसीएल लो, एसीएल लो क्या कहता है कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो इस पूरे सिलेंडर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, पूरे सिलेंडर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। जैसे वहां कहते थे कि पूरे सिलेंडर के ऊपर चार्ज कितना था, क्यू, पूरे स्फेरिकल सेल पे चार्ज कितना था, क्यू। ठीक है, अंदर छोटे से पार्ट के लिए बात करनी है, तो यहाँ का चार्ज कितना मान लेते थे, क्यू डैश, कितना मान लेते थे, क्यू डैश। इसीलिए मैं इसके अंदर वाले, यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में करंट क्या मान लू मैं, आई डैश, करंट क्या मान लू मैं, आई डैश। अब देखो पूरे का तो करंट मुझे पता है। ठीक है, अब वही है कि डीएल एलिमेंट ये होगा, देखो ये डीएल एलिमेंट कहाँ लेंगे, एम्पीरियन लूप पे, डीएल एलिमेंट कहाँ लोगे, एम्पीरियन लूप पे, ध्यान रखना, ये सिलेंडर पे नहीं लेना। तो ये डीएल और ये आपका बी फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वही है, बी और डीएल में थीटा क्या बन जाएगा, 0। तो बी इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये सेम ही है यहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रेट वायर बनेगी वहां पे हमेशा थीटा क्या बन जाएगा, 0 इंटू म्यू नॉट आई डैश। डीएल को क्या लिख सकते हो, पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ, क्या लिख सकते हो, डीएल की लेंथ कितनी बन जाएगी है, म्यू नॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब तुम्हें ये आई डैश पता है क्या, अब इस आई डैश को निकालते हैं सबसे पहले, कि आई डैश को कैसे निकालोगे, बताओ एक बार, क्या आई डैश को निकालने का कभी कोई मेथड सीखा है इस तरीके का, कि जब आपको, जो कि मैंने सॉलिड सिलेंडर में भी बताया है गॉसियन लॉ में, और होलो सिलेंडर में भी बताया है, सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड स्फीयर में भी बताई है ये बात मैंने आपको, और स्फेरिकल सेल में भी ये बात मैंने आपको बताई है। तो ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, तो बताइए आप यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, बताइए, सोचिए। क्या कभी मैंने ऐसा ट्रिक सिखाई है, 10 पेन का मूल्य इतना तो 1 पेन का मूल्य इतना, बताइए ना। ये बातें कई बार जब कुछ ना समझ आए तो पूरे का पता है, जितने का निकालना वो निकाल लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई डैश, ये एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली लूप ले रहे हो ना, ये वाली जिसकी रेडियस आर है, तो बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई डैश। अब मैं इसको निकाल रही हूँ इधर, अब देखो पूरा एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया हैव द करंट आई, पाई आर स्क्वायर एरिया हैव करंट आई, हैव करंट आई, यूनिट एरिया हैव करंट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। 10 पेन का मूल्य इतने रुपया, 1 पेन का मूल्य इतना। तुम्हें इतने से पार्ट में करंट चाहिए, तुम्हें सिर्फ कितने पार्ट में करंट चाहिए, सॉलिड स्फीयर है तो पूरे में करंट फ्लो कर रहा होगा, इससी बात है। सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर में पूरे में चार्ज भरा रहता है, तो पूरे में चार्ज है तो पूरे में करंट भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितना होगा आपके पास, तो इसके लिए इसका एरिया क्या बनेगा, इस छोटे से स्फीयर का पाई इंटू जितनी रेडियस है इसकी, तो क्या बन जाएगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई मर गया तो क्या मिला, आई इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्या मिला, आई इंटू आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। तो आई डैश की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, आई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर सकती हूँ, बी इंटू म्यू नॉट आई डैश, आई डैश कितना है, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, इसको यहाँ लिख दूं मैं, तो ये बनेगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर
इज डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देखो, इस स्मॉल आर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ निकाल रहे हो, पी पॉइंट यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकला कि बी इनसाइड, ये क्या निकाली आपने, बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस आर के। तो आपने पहले केस में क्या निकाला, इनसाइड द सिलेंडर। पहला केस क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, बी इनसाइड द सिलेंडर। क्या फाइंड करना, बी इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, समझ आई ये बात या नहीं समझ आई, बताइए एक बार। अब इसको बायो-सैवर्ट्स लॉ से अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बी डी एल अलग अलग एंगल देखने पड़ेंगे, साइन थीटा थीटा, क्योंकि वो थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम थोड़ी इजीली सोल्व हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, नोट करिए इसको, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए एक बार। अब सरफेस की बात कर लेते हैं। तो ये आया इनसाइड द सेल। अब बात कर लेते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस का मतलब अब आपके पास क्या हुआ कि यहां पहुंच गए। अब आप इसके अंदर, आप इस पहले इस 1 पॉइंट पे थे, अब इस आप 2 पॉइंट पे आ गए, पॉइंट नंबर 2। अब इसमें बात करूं तो अब आपका गॉसियन सरफेस भी यही है, ये अब आप यहां हो, अब आप लूप के ऊपर हो, तो अब आपके एम्पीरियन लूप भी यही है और सिलेंडर भी यही है, तो वही पी डॉट डीएल बनेगा। टॉप व्यू से देखो तो ठीक है, तो ये डीएल एलिमेंट और ये आपका बी भी इधर ही जा रहा होगा, क्योंकि देखो लूप भी ये दोनों सारे एक्सिस पे ही आ गए। तो उस सिचुएशन में ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा सीधा कह दो कि ये जो आर है अब यहाँ पहुंच जाएगा। देखो अब सेंटर से ये आर आपका यहाँ पहुंच गया, तो ये पूरी आर कितनी है, ये है ना रेडियस आर। तो मैं कह सकती हूँ आर बराबर आर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो ये तुमने, आपने क्या नाम है, पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था ये मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने गॉस लॉ के अंदर पढ़ी हुई ये चीजें। ठीक है, तो या तो इसको पूरा दोबारा से जैसे आप सोल्व करें, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आंसर सेम आएगा। या शॉर्ट में सीधा कर दो कि आर बराबर होगा किसके, आर के। तो बी इनसाइड वाला जो केस है म्यू नॉट आई, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो बी सरफेस पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस आर के। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर, रेडियस आर। नोट करिए इस पॉइंट को, फिर आउटसाइड द सिलेंडर डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया सभी का। अब बात करते हैं, नो मैम एक ये म्यू नॉट आई बाई क्या आ गया, 2 पाई आर। इसका मतलब बी सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। मैम हाँ, आप कहीं तो एरिया पाई आर स्क्वायर लेते हो और कहीं 4 पाई आर, कब लेते हैं ये? ओके ओके, चलो हटा दो अभी बोर्ड से। ये न्यूमेरिकल है आपकी बुक में बड़े बड़े। अब जो मैंने 3 पार्ट में सॉल्व कर दिया, एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बना दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं इसमें आउटसाइड द स्फीयर। आउट, ये सब बता रही हूं मैं, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर को देखो फिगर में दिखाते हैं। अब तुम यहां चले गए पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3।
ठीक है, अब आपके पास आर ये वाली बन गई सेंटर से ये, ठीक है। अब इसको टॉप व्यू से दिखाते हैं। टॉप व्यू का मतलब क्या है, अब आपका ये तो है सिलेंडर, ये तो था सिलेंडर जहां आप डॉट दिखा रहे थे कि करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी था, ठीक है। और ये है आपका एम्पीरियन लूप, क्योंकि अब एम्पीरियन लूप बाहर है, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप कहां बनाते थे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पे क्या बनाते थे, एम्पीरियन लूप, ठीक है। तब आपकी ये तो क्या बन गया, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप में मान लीजिए आपके पास करंट आउटवर्ड है, करंट आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपके पास ये डीएल एलिमेंट और ये आपका बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस केस में सेम ही रहेगा, तो थीटा क्या बन जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू एसीएल लॉ। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो ये बाहर है ना, तो ये आई करंट, ये जो आई करंट सिलेंडर में फ्लो कर रहा था, ये सारा एम्पीरियन लूप के अंदर है। ये जो आई करंट सिलेंडर में फ्लो कर रहा था, पूरे सिलेंडर में करंट कितना था, आई। तो एम्पीरियन लूप में क्या लेते हैं, टोटल करंट एनक्लोज इन द लूप, टोटल करंट एनक्लोज इन द लूप। तो इस लूप के अंदर एम्पीरियन लूप में तो इस पूरा सिलेंडर आ गया ना, अब ये टॉप व्यू दिखा रखा है यहाँ पे। नहीं, ये बात समझ आई या नहीं आई कि वहां मैंने पहले केस में आई डैश लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे थी तब अंदर, तो पूरे में करंट आई था, तो मैंने अंदर वाले पे आई डैश माना था, ठीक है। तो इस एम्पीरियन लूप में करंट क्या फ्लो कर रहा था, आपका आई डैश। सरफेस पे मैंने सीधा सीधा शॉर्ट कर दिया, आर बराबर है। जब मैं बाहर पहुंची तो अब ये आई करंट तो इस लूप के अंदर ही है, एम्पीरियन लूप के अंदर है। ये आपके पास एम्पीरियन लूप है, इसमें ये आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, आई। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, आई, क्योंकि टोटल लूप आ गया, पूरा सिलेंडर अंदर आ गया एम्पीरियन लूप के, पूरा सिलेंडर एम्पीरियन लूप के अंदर आ गया अब आपका, या पूरा सर्कल ये जो पॉइंट निकाल रही थी एम्पीरियन लूप के क्या है, अंदर है। तो सीधा सीधा हो गया थीटा 0, तो बी डीएल का इंटीग्रेशन करोगे म्यू नॉट आई, डीएल की वैल्यू एल, एल को क्या लिखोगे, बड़े वाले सर्कल, देखो बड़े वाले के लिए क्या माने हुई अपने स्मॉल आर, तो क्या लिखोगे 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आर समझ रहे हो ना, मैं हर जगह आर लिख रही हूँ, लेकिन इस आर का मतलब समझ आ रहा है ना। पहले ये आर इनसाइड वाला आर था, फिर ये आर मैंने कैपिटल आर से दिखाया, तो ये बाहर वाला आर है जहां पे आप निकाल रहे हो। आर वो डिस्टेंस ले रही हूँ सेंटर से जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसका, आपका आर। एक बार नोट करिए, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार यहाँ पे किसी भी बच्चे को, कोई भी डाउट है तो बोलिए बेटा। ठीक है, तो ये देखो बी इनसाइड, ये सरफेस के कारण आ गई, बी आउटसाइड आई थी। इन सब के कारण ग्राफ बनाओगे तो ये डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली के लिए ये सिंबल आ जाएगा, ये आपके पास इनवर्सली के लिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, ये क्वेश्चन कह दो या वही है होलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होलो सिलेंडर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड की जगह होलो लिख लो, क्या लिख लो, होलो, होलो सिलेंडर। ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर। ठीक है, तो आपके पास ये बना हुआ है आपका इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर। ये रेडियस आपने ए कह दी और ये बड़ी वाली रेडियस को आपने क्या कह दिया, यहां से बी कह दिया। ठीक है, एक रेडियस इनर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है, ए, इनर सिलेंडर रेडियस
सिलेंडर रेडियस क्या आपकी ए, आउटर रेडियस क्या मान लिया आपने बी। ठीक है, वही केस जो पीछे पढ़ाए थे अभी वही बात करूंगी। ये एक्सिस है सिलेंडर का मान लिया। सबसे पहले आप इस एक्सिस से किसी पॉइंट पे, बिल्कुल छोटा सा बनाती हूं मैं, ये एक्सिस है और इससे यहां पे ये रेडियस आर ले ली और ये रेडियस क्या आपकी ए और ये रेडियस क्या आपकी बी। ठीक है, अब बिल्कुल वन पॉइंट पे, ये वन पॉइंट ले लिया मैंने सबसे पहले। इस पे क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक। टॉप व्यू दिखाती हूँ, टॉप व्यू ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट होलो और ये इसका अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पे आप क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, इस आर डिस्टेंस, ये रेडियस ए है और ये रेडियस आपकी बी है। ठीक है, आप इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वहां से एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेते हो। तो देखो अब ये चार्ज तो सब बाहर है, एम्पीरियल लूप में करंट क्या है, अंदर होलो है ना, देखो होलो है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई करंट भी अंदर नहीं है। पिछला केस सॉलिड का था, पिछला केस सॉलिड का था, ये होलो है तो होलो के अंदर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो पहले केस में बी इनसाइड क्या बन जाएगी जीरो, जिसको मैं B1 कह रही हूँ, क्या बन गई आपकी जीरो, बिकॉज आई की वैल्यू क्या बन गई जीरो। आई जीरो है तो बी डॉट dl इंटू म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो। तो ये B1 लिखा था मैंने, तो B1 की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो B इनसाइड क्या आ गई आपकी जीरो। होलो सिलेंडर के अंदर B इनसाइड क्या आ गया आपका जीरो। ठीक है, अब पहले बात कर लेती हूँ, अब मैं यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ देखो यहाँ। ठीक है, ये नोट करिए, फिर एक बार हटाती हूँ, थोड़ा बड़ा सा बना के समझाती हूँ, एक बार नोट कर लो इसको। नोट कर लिया, वन टू थ्री जल्दी करिए। हो गया, देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए आगे। अब बात करते हैं, पहले बात करें बी इनसाइड। पहला केस क्या था, बी इनसाइड, वो क्या आ गया जीरो। दूसरा केस बी कहाँ निकाल रहे हो, आर ग्रेटर देन ए और आर लेस देन बी। जो ये आप पी पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये आप पी पॉइंट आपका यहाँ है, इसको मैं P1 पॉइंट कह देती हूँ, इसको मैं P2 पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। अब P2 पॉइंट से ये वाला बना आपका सर्कल, तो एम्पीरियल लूप बन गई। एम्पीरियल लूप कहां से बनाओगे, जहां से आपको निकालना है, जहां से आपको निकालना है। एम्पीरियल लूप बना लिया आपने, यहाँ पे इसको टॉप व्यू दिखाती हूँ, ये आपने बनाई एम्पीरियल लूप। ठीक है, ये क्या है आपकी एम्पीरियल लूप, ऐसे। ठीक है, ये टॉप व्यू, ये बाहर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पॉइंट P2 है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका P2 है। ठीक है, मीटिंग ऑफ होगी तो 5-7 मिनट बाद दोबारा रिज्वाइन कर लेना। ये पॉइंट क्या आपका P2। ठीक है, इसके यहां से इसके अंदर एक और सर्कल है जहां पे कुछ करंट है, ये रेडियस आपने R कही हुई है और अंदर जो है A रेडियस वाला सर्कल है, ये A है और ये पूरा क्या है B। तो देखो ये एम्पीरियल लूप है जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये एम्पीरियल लूप है जहां आप क्या निकाल रहे हो, जहां आप क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो इस एम्पीरियल लूप में कुछ करंट होगा, पूरी लूप में करंट आई है तो इसमें आई डैश मान लूं मैं,
पूरे लूप में करंट कितना है आई, तो पूरे लूप में करंट कितना है आई, तो इस वाले पार्ट में क्या मान लिया आपने आई डैश, क्या मान लिया आपने आई डैश। ठीक है, अब वही बात लगाएंगे अपने सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट है आई डैश। ठीक है, अब P2 पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को V2 कह दो, तो इसको भी V2 कह दो, क्या फर्क पड़ता है, बस आपके मानने पे आप क्या मान रहे हो उसको। ठीक है, अब आई डैश की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो आई डैश कैसे निकालोगे बताओ, सोचो, dl cos 0 हो जाएगा ये, तो म्यू नॉट आई डैश, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा वो l इंटू म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, l कितनी लेंथ होगी आपके पास 2 पाई r, L जो लेंथ होगी आपके पास वो कितनी होगी 2 पाई स्मॉल r इस एम्पीरियन लूप के लिए। देखो जहां मेरा सर्कल चल रहा है रेड वाला पेन, जहां मेरा रेड वाला पेन चल रहा है यहाँ देखो, ये इसके लिए लेंथ L सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r की हुई है, तो B2 इंटू 2 पाई r म्यू नॉट आई डैश। अब इस आई डैश को निकालना है, आई डैश का फॉर्मूला भाई जो पिछले केस में लगाया कि पूरे सिलेंडर का एरिया क्या बनेगा पाई, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को घटा देते हैं, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हैव द करंट कितना आई, पूरे सिलेंडर में करंट कितना है आई है, तो 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक यूनिट एरिया में करंट कितना हो जाएगा आई बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको तो सिर्फ ये जो मेरा रेड पेन चल रहा है, जहां जहां मेरा ये रेड पेन चल रहा है, देखो ये जहां मेरा रेड पेन चल रहा है, सिर्फ इस पोर्शन में देखो, यहाँ पे जहां ये मेरा ब्लू चल रहा है, इसमें मैंने ब्लू से बना दिया, जहां P2 लिखा हुआ ये वाला सर्कल, तुम्हें तो सिर्फ इसके अंदर करंट चाहिए, तो क्या करोगे इसका एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अब की बार रेडियस ये कैपिटल आर होगी यहां से यहां तक की, और ये रेडियस कितनी है ए, आपको तो सिर्फ इस पोर्शन में करंट चाहिए, तो ये एरिया क्या होगा देखो यहाँ से पाई, ये आर है, ये आर है 2 पॉइंट के लिए, और ये ए है, तो आर माइनस ए, तो एरिया में क्या लिखते हो पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया ए लिखते हो, तो ये सर्कल का एरिया होलो सर्कल का एरिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से आई, यहाँ नीचे देखो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दो ये, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इधर लिख रही हूँ B2 2 पाई r आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई r, 2 पाई r। इतना नोट करिए, फिर इसका केस डिस्कस करती हूँ, एक बार जल्दी नोट कर लीजिए इतना। अब यहीं पे देखो इसमें केस बना लो, ये इतना हो गया सभी का। अब यहाँ देखो मैं इसको हटा रही हूँ इधर से, तो मेरे पास यहाँ केस बना लो, तो यहाँ मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, केस दूसरा क्या था कि R ग्रेटर देन A था लेस देन B था, तो B कितना आया मेरे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे केस लिख लो, अगर R बराबर क्या हो जाए A के, अगर R बराबर हो जाए किसके A के, मगर रेडियस R A के बराबर हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। देखो R A के बराबर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो, R A का मतलब इस एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस, वैसे भी पता है कि अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जीरो, बायोट-सावर्त लॉ में बताई हुई है ये बातें आपको कि अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। अब यहाँ देखिए दूसरा केस ले लेते हो R बराबर B, अगर रेडियस R पहले A के बराबर हो गया, R डिस्टेंस पर B के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड B क्या बन जाएगा आपका B2 था ये आपका, मैं B2 लिख देती हूँ, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई, ये इधर से हटा दूं
म्यू नॉट आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, 2 पाई आर। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बराबर, आर की जगह बी लिखा हुआ है तो इस आर की जगह मैं बी लिख दूंगी, तो 2 पाई बी। तो अब यहाँ पे निकल गया, अब ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आई क्योंकि ये रेडियस यहाँ पे थी, ठीक है। ए पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 और इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई 2 पाई बी, म्यू नॉट आई 2 पाई बी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अगला केस, एक बार इतना नोट करिए। अगला केस चलते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर मतलब तुम बाहर कहीं पहुंच गए। एक बार ये नोट करिए जल्दी से। हो गया मैम। कर लीजिए, हो गया। कोई डाउट है, पूछना है? हटा दूं? 1 2 3 जल्दी नोट करिए। चलो ठीक है, देखिए आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर का मतलब P3 कोई पॉइंट ले लिया आपने बाहर, P3, ठीक है। अब आपके पास जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट से क्या बना दो, एम्पीरियन लूप। P3 एम्पीरियन लूप बन गई। अब आपके पास ये सेंटर है, सेंटर से ये वाली रेडियस क्या हो गई आपकी आर। अब ठीक है, टॉप व्यू दिखाती हूँ। टॉप व्यू में क्या बना कि ये है आपकी एम्पीरियन लूप, ये है रेडियस आर, इसके अंदर सिलेंडर अब आपका पूरा, ये पूरा सिलेंडर है आपका अब अंदर, ठीक है। एक बार रेडियस बी है और एक बार रेडियस क्या है आपकी ए है, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप है, ये क्या है, एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो बताया था ये P3 पॉइंट है, P3 और DL सेम होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। अब आपके पास देखो, ये है आपका आर पॉइंट, ये बाहर वाला, ये वाला, ठीक है। अब एम्पीरियन लूप के अंदर पूरा करंट आई है, पूरे सिलेंडर पे तो करंट आपने आई ही मानना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी डॉट DL म्यू नॉट आई, क्योंकि टोटल, अब एम्पीरियन लूप के अंदर पूरा करंट आ गया आउटसाइड में, तो क्या बनेगा, BDL cos 0 म्यू नॉट आई, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B इंटू एल, DL का इंटीग्रेशन L म्यू नॉट आई, और L कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इस एम्पीरियन लूप का जहां मेरा रेड पेन घूम रहा, वहां देखो, ये रहा मेरा रेड पेन, यहाँ पे ये पूरी लूप, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो L क्या लिखूंगी मैं, 2 पाई आर। तो B 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। कोई भी डाउट है पूछिए बेटा एक बार, इसमें कोई नो, और कोई बच्चा बता दीजिए बेटा, किसी को और डाउट नहीं है तो फिर एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कंप्लीट टॉपिक। हो गया तो नोट कर लो एक बार जल्दी से बेटा, एक बार फिर मैं कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, अभी बता देती हूँ। देखो लास्ट वाले में आप बाहर हो, P पॉइंट आउटसाइड हो गया, तो देखो P पॉइंट बाहर है, अब तो ये पूरा सर्कल बाहर है, सिलेंडर इसके अंदर है, ठीक है। अब आपके मतलब ये क्या मतलब, एम्पीरियन लूप, इसे क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। इसके टॉप व्यू को मैंने बाहर निकाल दिया, ये टॉप व्यू है। जब तुम ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू मतलब तुम ऊपर से देखोगे, एक तो तुम चीज को साइड से देखते हो, एक किसी चीज को ऊपर से ऐसे झुक के देखते हो, ठीक है। तो ये टॉप व्यू को इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो आपको क्या यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ एशियल लूप, आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ एशियल लूप। तो B डॉट EL क्या होता है, म्यू नॉट आई। तो देखो एम्पीरियन लूप बाहर है, ये बाकी सारा जो भी करंट है सब अंदर है भाई, पूरा सिलेंडर पे करंट आपने आई ही माना इनिशियली, करंट वेरिएबल नहीं है यहाँ पे आपका, करंट क्या माना था आपने, पूरे सिलेंडर
एम्पीरियल लूप में टोटल करंट एनक्लोज, तो एम्पीरियल लूप में टोटल करंट एनक्लोज क्या आ जाएगा, आई पूरे सिलेंडर का। तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B डॉट dl की ये पूरा एम्पीरियल लूप की रेडियस क्या मानी हुई है, स्मॉल r। देखो ये स्मॉल r मैं 3 बार लिख रही हूँ, एक बार अंदर के लिए r है, एक बार बाहर के लिए r है, एक बार सरफेस के लिए है। तो सरफेस में तुम्हें समझ आ जाता है या तो रेडियस b है या कैपिटल R है। अंदर वाले के लिए मैं स्मॉल r ही लिखती हूँ, बाहर वाले के तो समझ जाना मैं r वहां लिख रही हूँ जहां जिस पॉइंट पे निकालना था, मैंने इसको भी लिखा, ठीक है। तो ये सिंपल है, तुम r1 r2 अलग अलग भी कह सकते हो। तुम ये भी कह सकते थे कि इस केस में ये r1 थी तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी, ठीक है। इस केस में ये r2 हो गई, इस P2 पॉइंट पे ये क्या होगी, r2। तो यहाँ आप r2 लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए तुम r2 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये इसको तुम अपनी सुविधा के लिए r3 भी मान सकते हो, ठीक है। तो तुम इसको r3 कह सकते हो यहाँ पे कि ये r3 हो गई। r3 सेंटर से वो डिस्टेंस है, सेंटर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, सेंटर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। मैं क्योंकि r लिखते हैं हर जगह, तुम्हें r ही लिखा मिलेगा इसलिए मैंने r ले लिया। तुम्हें ऐसे r में कोई कंफ्यूजन होता है तो तुम P1 के लिए r1 लिख लो, P2 के लिए तुम r2 लिख लो और P3 के लिए तुम r3 लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैंने अभी r इसलिए लिख दिया कि तुम फॉर्मूला याद कर दो, बाकी समझ आना चाहिए कि ये स्मॉल r वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। जहां पे मैंने पहले P1 पे निकाला r लिख लिया, फिर मैंने P2 पे निकाला तो ये r1 लिख लो, किसी कंफ्यूजन है तो P1 वाले को r1 लिख दो, P2 पॉइंट वाली डिस्टेंस को सेंटर से r2 लिख दो, P3 वाले को सेंटर से आप r3 लिख दो, ठीक है। पर r वो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू कितनी है अब आपकी r, तो सरकमफ्रेंस क्या बन जाएगी, l पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r, क्योंकि ये dl एलिमेंट लेंगे, सारे dl को मिलाऊंगी, इन सारे dl को, तो क्या बनेगा 2 पाई r, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, यहाँ से b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब यहाँ पे देखो b इनसाइड क्या थी 0, b इनसाइड क्या थी 0, ठीक है। फिर आपने b निकाली ऑन द सरफेस, सरफेस पे r बराबर b हो गई थी, और ये मैंने केस डिस्कस करे थे ना यहाँ पे कि म्यू नॉट I बाई 2 पाई b आ गई थी। अरे जब r को b के बराबर लिख दोगे, r को b के बराबर, तो ये इससे कैंसिल, म्यू नॉट I बाई 2 पाई b आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये सरफेस पे r बराबर b, यहाँ पे सरफेस पे बैठे हो आप, फिर आप सरफेस से बाहर हो, सरफेस से बाहर हो तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपकी r के। अभी बताइए, अभी भी आया है, एक बार फिर बताऊं, बोलिए बेटा। वैसे तो देखो ये आपके केस सेम ही चल रहे हैं जैसे गॉसियन सरफेस में थे, बस गॉसियन की जगह अब हमने एम्पीरियन मान लिया क्योंकि हम ACL पढ़ रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। वहां हम स्टैटिक चार्ज रेस्ट की बात करते हैं, हम चार्ज के मोशन की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं मतलब करंट आ गया। वहां हम कहते थे टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस, और यहाँ हम कहते हैं टोटल करंट इनसाइड इन द सरफेस, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। तो चैप्टर का नाम ही यही है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बोलिए बेटा, अभी भी बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। एक बार पूरा टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ दोबारा से, फिर मैं बोलो, को डाउट है तो बताइए जल्दी से, बोल दीजिए और माइक में। नो मैम। चलिए देखिए एक बार फटाफट 5 मिनट देख लो, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आपको समझ आया दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ BSL लॉ, मतलब बायो-सावर्ट्स लॉ। ये लॉ कहता है कि टोटल चार्ज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I। देखो वहां पे गॉसियन में एरिया लेते थे, एरिया एलिमेंट, वहां पे गॉसियन में क्या लेते थे, एरिया एलिमेंट, यहाँ पे DL एलिमेंट लेते हैं, ये डिफरेंस है। यहाँ पे गॉसियन में एरिया एलिमेंट लेते तो सिमेट्री चेंज होती रहती थी, एरिया वहां पे कहते थे लाइन की कान सिमेट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, और सर्कल पॉइंट की कान सिमेट्री सर्कल। यहाँ पे एक ही सिमेट्री कंसिडर कर रहे हो, सर्कल, क्योंकि लाइन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हो आप लोग, लाइन एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I कौन सा लेते हैं, टोटल चार्ज, टोटल करंट इनसाइड द लूप, ठीक है।
फिर आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या थी कि B जो है वो DL के साथ टेंजेंशियल होगा, B DL के साथ क्या होगा, टेंजेंशियल, या फिर B इस डिस्टेंस R के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो तब भी एम्पियर लॉ को तो लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, वो इतना मैथमेटिक्स बढ़ा देगी कि उसको सोल्व करते रहो 10 साल तक। ठीक है, तो ये अभी B या तो B 0 हो जाए या B DL के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन भी क्या होती है आपकी पॉसिबल, कि या तो B क्या हो जाए 0 या फिर B परपेंडिकुलर हो जाए DL के। उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाएगी। मेन कंडीशन कि लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर आपने निकाला एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या आया आपका, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड सिलेंडर, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपने एक बार इस वाले रीजन पे निकाली 1 पे, फिर आपने सरफेस पे निकाली, फिर आपने बाहर निकाली 2 पे और 3 पे। तो जब आपने B1 निकाली 1 रीजन पे तो वो कितनी आई, म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई R स्क्वायर। B2 जो आपने सरफेस पे निकाली तो वो आई म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। फिर आपने B3 जो आउटसाइड में निकाली, ठीक है, तो वो आई म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। सॉलिड सिलेंडर है, ये कौन सा केस था, सॉलिड सिलेंडर का। तो ग्राफ का वेरिएशन कुछ आपका इस तरीके से आ गया, ये B है अलोंग, ये आपका R है, ये B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये R बराबर R ऑन द सरफेस। फिर आपने बात करी सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर में बस थोड़ा सा ग्राफ का वेरिएशन तो सॉलिड सिलेंडर का ये आ जाएगा, सॉरी होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर का ग्राफ का वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये इनसाइड द होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 ऑन द सरफेस। V is directly proportional to क्या आ जाएगा, 1 by inversely proportional to the R। तो ये आउटसाइड आ जाएगी और इनसाइड में क्या आ जाएगी, किसी पॉइंट पे जब R लेस देन A है और ग्रेटर देन A है और लेस देन B है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई थी, म्यू नॉट I R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2 पाई R B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये किसी जनरल पॉइंट पे आप R और B को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि R की वैल्यू A के बराबर ले सकते हो, R की वैल्यू B के बराबर ले सकते हो। तो ये आपने सारी एप्लीकेशन आज यहाँ पे डिस्कस करी। कल मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करूंगी सोलेनॉइड और टोरॉइड, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 4th यूनिट पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल की क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल का। कोई डाउट है तो बताइए बेटा।